अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कस्साना। आज देखें कि ये दिन आने थे कि पाकिस्तान पे एक हमसाया मुल्क, वो भी इस्लामी मुल्क ने अटैक कर दिया। और पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा है। और अब एब्सोल्यूटली नॉट कौन कहेगा, क्या कहा भी जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। जो फ़ॉरेन ऑफ़िस की जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, वो तो बहुत ही बड़ी मतलब टिमिड किस्म की है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वायलेट की गई है। और वजह जो भी हो, लेकिन जो जब मैकेनिज्म मौजूद हैं, तो उसमें क्यों नहीं उनको यूज़ किया गया और अटैक किया गया है, जिसमें हलाकतें भी हुई हैं, उसमें शुहदा भी हैं, 2-3 बच्चे भी शहीद हुए हैं और ज़ख्मी भी हैं। तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और क्या कुछ लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि कहीं इलेक्शन डिले करवाने का ये कोई मंसूबा तो नहीं है? ये भी मतलब बातें तो फिर लोग करते हैं। और साथ-साथ अब सियासी सूरत-हाल भी देखते हैं कि वो किस तरफ जा रही है। और ख़ास तौर पे इमरान खान की मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। और इलेक्शंस जो हैं, वो अब किस तरफ जा रहे हैं। पीएमएलएन ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, पीटीआई को तो ज़ाहिर है कि अभी तक मौका ही नहीं मिल रहा। तो इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी लाहौर से हमारे बड़े भाई जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो अफ़सोसनाक खबर यही है कि मेरे ख़्याल है टू स्टार्ट विद हम इसी से बात करते हैं कि ये जो अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और मैं तो यकीन करें, जब मुझे पता चला पाकिस्तान उससे राग़ थी, तो मैं यकीन नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने मतलब वेरीफ़ाई करने की कोशिश की। आजकल आपको पता है फ़ेक खबरें भी बड़ी चल रही होती हैं। तो फिर मैं कोई घंटा डेढ़ में लगा रहा इसी काम पे कि ये वाक़ई सही है। फिर पता चला कि नहीं, ये तो सही है। तमाम न्यूज़ एजेंसीज़ इसको रिपोर्ट कर रही थी। अगरचे ईरानियन न्यूज़ एजेंसी ने इसको लगा के फिर उसको डिलीट कर दिया, और कहा जी के कुछ कानूनी मामलात की वजह से उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने इसके ऊपर रिएक्ट तो किया है। तो कैसे देखें जी इसको आप? देखिए किसाना साहब, मेरे लिए भी ये बहुत ही गैर मामूली वाक़या है और पहले मुझे भी ये यकीन नहीं आया। मैं भी इसको सिर्फ सोशल मीडिया की इख्तिरा समझता रहा। लेकिन हाँ, जैसे-जैसे मामलात सामने आए तो लगा वाक़ई कि जो कुछ हुआ है वो असूली तौर पे होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आपने खुद कहा कि हमारे और ईरान के दरमियान काफ़ी मैकेनिज़म्स मौजूद हैं इंफॉर्मेशन हाँ, शेयरिंग के हवाले से। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती और ये कोई ज्वाइंट ऑपरेशन होता, अगर इसमें ईरान के कोई सीरियस कंसर्न होते, तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ भी इस मसले को टैकल किया जा सकता था। लेकिन अगर पाकिस्तान की क़यादत को इत्तेमाद में लिए बगैर ये हमला किया गया है, तो इसका मतलब है कि सीरियस डेफिसिट है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। मैं उन लोगों में से हूं जो बार-बार ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान की रीजनल पॉलिटिक्स का जो मसला है, वो डे बाय डे अच्छा की बजाय खराब होता जा रहा है। देखिए ना, हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, हमारे चाइना और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान का रोल, फिर उसके बाद ईरान के साथ काफ़ी हद तक बेहतरी आई थी। एक ज़माने में आपको याद है कि इमरान खान साहब का दौरा, फिर जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा, और फिर ये जितनी भी एक रीजनल एक बन रही थी, चाइना, ईरान का कॉन्टेक्स्ट, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, यूएई का कॉन्टेक्स्ट, तो लग रहा था कि शायद हम कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वाक़े ने वो डेफिसिट्स की लकीरें जो है ना, उसको दोबारा गहरा किया है। ज़्यादा कर, और और ख़ास तौर लगता पे जो ये है कि क्वेश्चंस उठ जैसे रहे हैं ना सलमान भाई, इसमें जी, जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो ये हैं कि इस वक़्त जब ये अटैक हुआ है, उस वक़्त इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, वो 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान में मौजूद हैं। और इसके साथ-साथ आप ये भी देखें कि इससे कुछ देर पहले पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ जो ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफ़गानिस्तान है, उनकी मुलाकात होती है। फिर आप देखें, मोर इम्पोर्टेंटली हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब माशाल्लाह जो दौरे पे रहते हैं, उनके साथ ईरानियन वज़ीर ख़ारिजा की डेवोस में स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात हुई है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अटैक भी आ जाता है। ये देखिए ना, इसका अजीब-सी बात मतलब है। क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, वो उनके लिए सीरियस नहीं है। वो उनको बहुत सीरियसली डील नहीं कर रहे हैं। और अगर कुछ हुँ, ऐसे कंसर्न होते तो वो इन लीडरशिप के साथ अपने मसले डिस्कस करते ना, जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। अब हुँ, मसला ये है कि हिंदुस्तान ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि रीजन के अंदर हिंदुस्तान का रोल बहुत बड़ा हो गया है। अब ईरान भी अपने बिजनेस इंटरेस्ट में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हिंदुस्तान की तरफ देखता है। सऊदी अरब भी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, यूएई भी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। तो एक रीजनल पावर के तौर पर इकोनॉमिक कॉरिडोर के कॉन्टेक्स्ट में चाइना के बाद इंडिया की बड़ी अहमियत है। इसलिए जब अगर ईरान और हिंदुस्तान के लोग आपस में इंगेज होते हैं, तो महज वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो नहीं होते। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हुँ, के साथ साथ उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी होते हैं।
वो भी अच्छा, आ फिर जाते उनके हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कंसर्न भी है हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाजुर में वो अपनी लॉबिंग तो करेगा ना, अपनी एडवोकेसी तो करेगा, उनके साथ अपने मामलात को जोड़ेगा। और एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान इंटरनली डेफिसिट्स के अंदर हो, उसके अपने इंटरनल मसाइल इतने सीरियस हों, सिक्योरिटी के, गवर्नेंस के, पॉलिटिक्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के, और रीजनल पॉलिटिक्स में उसकी जो आइसोलेशन है इकोनॉमिकली खासतौर पे, तो वो उसका फायदा तो दूसरे ममालिक उठाते हैं। हमें दूसरों पे ब्लेम देने से पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हम खुद कहाँ खड़े हैं, हमारा और हम कहाँ हमारी खड़े हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी, हमारी अपनी रीजनल पॉलिसी, हमारी अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स जो है या सफारती पॉलिटिक्स है, वो कहाँ इंगेज करती है। अब इस सारे अमल में तो ये नजर आ रहा है ना, ये गैप है। अब इस गैप का मजीद डेफिसिट बढ़ेगा, जो पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, या इसके अंदर जो है ईरान का जो कॉन्टेक्स्ट निकलेगा, उससे भी डेफिसिट बढ़ेगा। फिर इसमें बड़ी ताकतों का रोल देखना होगा कि वो कहाँ खड़े होते हैं, वो किसके अंदर अपना पलड़ा डालते हैं, वो भी और देखेंगे ये कि भी जरा जिसमें देखें सलमान भाई, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और भी है, और वो ये कि एक दिन के अंदर अंदर ईरान ने तीसरे मुल्क के ऊपर हमला किया है। पहले उन्होंने इराक पे हमला किया, इराक में जाके उन्होंने वहां पे अटैक किया, फिर उन्होंने सीरिया में अटैक किया, फिर इसी जी जी 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखें कि पाकिस्तान पे अटैक होता है। अब सूरत हाल इस तरह की बन रही है कि जिसमें अब हमारे क्या ऑप्शंस हैं। देखिए ना, 9 मई का वाकया जो था उसको तो हमने बना के जनाब एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो जमात थी उसको उड़ा के रख दिया, उसको तो बहुत बर्बाद करके रख दिया। क्या वो सानिया बड़ा था, या ये 16 जनवरी वाला सानिया जो बड़ा है, क्या इसके ऊपर कोई रिएक्शन आएगा? आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह की कोई एब्सोल्युटली नॉट कहा जाएगा? लेट्स सी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए ना, जब आप कोई बड़ा स्टांस लेते हैं तो उसके पीछे आपकी एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है, आपकी बड़ी इकोनॉमी होती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी रीजनल पॉलिसी, आपकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट होती है। अब वो सपोर्ट तो अभी इस वक्त हमारे पास कितनी है ये देखना पड़ेगा ना, और खुद पाकिस्तान के अंदर से कितनी बड़ी आवाज इसके ऊपर उठती है और कितना हार्ड स्टांस हम लेते हैं, और इसमें फिर खास तौर पे हमें कितने मुल्कों की सपोर्ट मिल सकेगी सारे तनाजुर के अंदर, ये सवालात तो मौजूद रहेंगे ना। इसलिए मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं देख रहा कि जनाब हमें इसमें बड़ी पजीराई मिल जाएगी और बड़ी हमें स्पेस मिलेगी, क्योंकि दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के गिर्द घूमती है। वो गिन पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है, मुझे आप बताइए। तो इसका पाकिस्तान मतलब तो है कि खुद हमारे अपनी पास, इकोनॉमी की सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। और फिर इसका मतलब है इसलिए कि मैं ये कहता हूँ, मैं इसीलिए कहता रहा हूं बार बार कि पाकिस्तान को अपनी रीजनल कॉपरेशन को, अपनी रीजनल पॉलिटिक्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, अपनी डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसके मुकाबले में अपने अंदर ही लोगों को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर ही लोगों से पूरी तरह उलझ के रह गए, टकराव की पॉलिटिक्स में चले गए, जिसकी वजह से हमारी जो हार्मोनी इंटरनल होनी चाहिए थी वो है नहीं। वो नहीं अब जब वो होती। नहीं हाँ, है तो उसका इम्पैक्ट आपको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में और इंटरनेशनल और कॉन्टेक्स्ट में और देखने को तो मिलेगा। और उसी का जो परतों है वो आपको मैं ये अभी दिखा रहा हूँ। ये जो फॉरेन ऑफिस माशाल्लाह हमारा जो है, उसकी प्रेस रिलीज में आया है बिल्कुल टिमिड किस्म की, कि जी हम कंडेम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सलमान भाई, उस पर आप जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है, रात के वक्त अटैक होता है, और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, और उसने किसी मिसाइल को, किसी ड्रोन को नहीं गिराया। आप ज़रा मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट होती है, हमारा तो सारे का सारा जो सिस्टम था एयर डिफेंस का वो तो एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, मिसाइल निकल जाने चाहिए थे, वहाँ पे दूसरे जहाज निकल जाने चाहिए थे, कुछ ना कुछ उसको काउंटर मेजर्स करने चाहिए थे, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या आपके लिए कंसर्न की बात नहीं है जी? नहीं, बहुत कंसर्न की बात है। एक तो मेरा ख्याल है कि खुद पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि इस तरह से ईरान की तरफ से कोई चीज आएगी, और शायद उसका जवाब देने के लिए भी फिर हमारी जो अपना पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से हमको फौरी रिस्पॉन्स जो करना चाहिए देखिए था ना, जब जब शायद उसामा उसके बिन अंदर। लादेन का जब उसामा बिन लादेन वाला मामला हुआ था, उस वक्त भी हमारी एयर स्पेस वायलेट हुई थी, और जी जी, हमारा उस एयर वक्त डिफेंस तो सिस्टम देखिए जो था ना, वो चुप अब करके बैठा था। उसकी तो कई थ्योरियां भी सामने आ गई ना। कहीं कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन के मामले में हमारे यहाँ इंटरनल सपोर्ट उनको हासिल थी उस सारे मामले में, ये बहस भी तो मौजूद है ना। तो इसलिए हाँ, मैं और ये कह फिर रहा हूं, अभी भी जैम ये कर दिया सारा, गया था। जी जी, अभी भी ये सवाल रहेगा जो कुछ हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में, कि पाकिस्तान अपनी रीजनल स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाता है, और जो मामलात निकल के आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के, तनाजात के, उसको डील करने के लिए एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी, एक पॉलिटिकल विजडम, इस एंगेजमेंट की जो पॉलिसी है उसी को बुनियाद बनाकर हम लेके चलेंगे ना। देखिए ना, एग्रेशन की पॉलिसी हमें सूट नहीं करती है। ये ठीक है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सलामती सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
लेकिन खुद मुख्तारी और सलामती के लिए ये भी है ना कि आप डिप्लोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा इंगेज हो और उसके साथ सीरियस किस्म की गुफ्तगू करें। पाकिस्तान की ईरानियंस जो मिलिट्री हैं, लीडरशिप, पाकिस्तान, ईरान अब मसला ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो केयर टेकर सेटअप है, उससे आप क्या वही तो तवक्को मैं कर कह सकते हैं? हाँ, उससे तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना। और वो तो जिस किस्म के लोग मौजूद हैं उनके ऊपर तो खुद ही मतलब हमें मातम करने को दिल करता है कि किस किस्म की लीडरशिप जो है वो लाकर हम पे मुसल्लत कर दी गई है। असल तो अब काम जो है वो मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर है ना कि वो इस सारे मामले को देखे और किस तरीके से सारी चीजों के अंदर जो इस वक्त रिएक्शन आया है या जो एक्शन हुआ है उसको किस तरह से नॉर्मलाइज करके सिचुएशन को दोबारा रीबिल्ड किया जाए, वही बेहतर मफाद है ना। टकराव की पॉलिसी तो हमें किसी भी सूरत में सूट नहीं करती। सूट नहीं करती, लेकिन साथ ही साथ हम देखें जो हमारे सियासी मामला चल रहे हैं सलमान भाई, वो भी अबतरी की तरफ जा रहे हैं। अब इमरान खान का मामला देख लें, इमरान खान ने जर्नलिस्टों के साथ बात करते हुए ये कहा है कि जनाब काजी साहब जो हैं वो लंदन प्लान का हिस्सा हैं। उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं इस हवाले से, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इन्होंने नो बॉल करवा दी है और सारा कुछ करवाया है। तो ये जो सूरत हाल है, और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि मंसूर साहब जो हैं वो जाते हैं एक इंटरव्यू करने के लिए, और उसमें वो कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू हुआ है इदारे के साथ, तो इदारे ने कह दिया जी कि इमरान खान को भूल जाएं, इमरान खान इज नो मोर, इमरान खान इज गॉन, डस्टेड। ठीक है, देखिए किसाना तो साहब, ये कैसे हो सकता है जी? किसाना साहब मैं उन लोगों में से रहा जो हमेशा आपके प्रोग्राम में ऑप्टिमिज्म शो करता रहा हूं, और हाँ, मैं कहता था कि देखिए कोई ना कोई चीज डायलॉग की सूरत में, एंगेजमेंट की सूरत में निकलेगी मुस्बत तरीके से। हाँ, मेरी तो ये सारी खुशफहमी जो है वो मर चुकी है, और मुझे जितना एक हाँ, होप था उसको बड़ी मायूसी हुई है। और मैं शुरू शुरू में इमरान खान के लंदन प्लान को एक बस पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे देखता था। मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब का ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन आज जब मैं बैठ के उसके लिंक्स जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कल से, तो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी, उनको कानूनी मुकदमात में रिलीफ मिलना, अदालतों से रिलीफ मिलना, उनके लिए सियासत को हमवार करना, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड को तैयार करना, और जितनी भी सियासी कानूनी इंतजामी रुकावटें थी उनको दूर करना। उसके बाद उनकी एक ख्वाहिश थी कि जनाब किसी तरीके से इमरान खान साहब जेल में जाए, वो चले गए। उनकी ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान साहब को पॉलिटिक्स से डिस्क्वालीफाई किया जाए, वो आपने करके देख लिया। उनकी ख्वाहिश ये थी कि इनकी पार्टी का वजूद जो है उसको खत्म किया जाए, वो आपने करके देख लिया। आप ही की ख्वाहिश थी कि जनाब किसी तरीके से उनका इंतखाबी निशान बैलेट पे नहीं होना चाहिए। अब ये बात मैंने नहीं कही थी, ये बात फैसल वाडा ने कई अरसे पहले कह दी थी हाँ, कि 6 महीने बैलेट पहले पे कह दी जो है थी। हाँ, बदला नहीं होगा। राजा रियाज साहब ने कह दिया था कि राजा रियाज बैलेट ने भी पे कह दी बदला थी। नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए पार्टी को जिस अंदाज से कुचला गया है और जिस अंदाज से पार्टी के अंदर तकसीम हुई है कि पार्टी का कोई लीडर इस वक्त मंजर आम पे नहीं है। इस वक्त जो 5-6 वकला है वो पार्टी उनके हाथ में यरगमाल है, उनकी अपनी जाती लड़ाइयां हैं। और इमरान खान साहब ने तो ये भी कह दिया है कि जनाब ये टिकटों की तकसीम पर मुझसे कहां मुशावरत हुई है, नहीं, मुझसे तो इतनी देखिए ना, कागज पेंसिल लेके जाने की अब किसी को इजाजत नहीं है। वो क्या बात करेंगे क्या बात नहीं करेंगे, तो पार्टी तो अमली तौर पर पीटीआई के सियासी लोगों के हाथों से निकल गई है, अभी तो सिर्फ वकला के हाथ में है। अच्छा, अब उस सारी सूरत हाल का, अब आपने उनके लिए इलेक्शन के रास्ते भी बंद कर दिए, अब आपने उनको कैंपेन करने की इजाजत भी नहीं है, आज के दिन तक कैंपेन करने की इजाजत नहीं है। फिर आपने उनको इंतखाबी निशान के ऊपर जिस तरह से अदलिया को इस्तेमाल किया, जिस तरह से इदारों को इस्तेमाल किया, जिस तरह से पूरी पार्टी और को यरगमाल बनाया, तो दुनिया की दो जजेस का जो सर है वो भी ट्रे में पेश किया ना जी। और दुनिया की कोई तारीख मुझे बताएं जहां एक पॉपुलर पार्टी को इलेक्शन से चंद दिन पहले इस तरह से जबरी बुनियादों पर बेदखल किया गया हो इंतखाबी निजाम से। और सबसे बड़ा तमाशा यह है कि जितने भी मुखालफीन हैं वो ढोल बजा रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं कि चले जी इमरान खान का, वो जो कहते थे ना कि जी पहले इमरान खान का बंदोबस्त हो और फिर इंतखाब का रास्ता इख्तियार किया जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे वो इमरान खान जब कहता था ना लंदन प्लान का हिस्सा है, तो अब वो चीजें समझ आ रही हैं। मेरा ख्याल ये था कि हमारे इदारे, हमारी जुडिशरी, हमारी इलेक्शन कमीशन, हमारे निगरान इस हद तक नहीं जाएंगे। लेकिन आप जिस वक्त बदले की आग में होते हैं ना सर, तो कोई असूल नहीं होता उसका, कोई आइन नहीं होता उसका, कोई नजरिया नहीं होता उसका, कोई कानून नहीं होता। अब ये हमने देख लिया है। अब इलेक्शन तो बस एक बराए नाम चीज रह गई है, मैं आपको बताऊं, अब इलेक्शन की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। आपने उनको मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया, औरतों की, अकलियतों की। आपने उनके आजाद उम्मीदवार जो जीत कर आएंगे फिर उसकी बोली भी लगेगी इंशाल्लाह, और उनके लोगों को कहा जाएगा कि आप फला फला पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। यानी आपने जो कहा था कि पीटीआई को हमने किसी सूरत रहने नहीं देना,
वो अब आपने अपना एजेंडा पूरा कर लिया है। ये तो पीटीआई अपनी बका की जंग लड़ रही है ना इस वक्त। अच्छा, फिर आप देखिए ना, ये कैसा अजीब होगा कि मैं एक बतौर वोटर, मुझे 2 निशान पहले याद रखने हैं कि कौन सा इंतखाबी निशान है, और फिर इंतखाबी निशानों की जो दिए गए हैं उसमें भी तज़हीक के पहलू ज्यादा है, यानी उनकी तजलील ज्यादा की गई है, निशान कम दिए गए। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो सारा सिनेरियो है, अब इसमें इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन अपने इलेक्शन से पहले एक मुतनाजा हो गए हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी कम से कम पब्लिक लेजिटिमेसी में तो नहीं मिलेगी। और मैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी जो इंडिपेंडेंट इदारे होंगे वो इस तरह के इलेक्शंस को नहीं मानेंगे। मैं कल एक अल जजीरा की रिपोर्ट देख रहा था और इंटरनेशनल मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स भेज रहा था, एक वीडियो भी मैंने आपको भी शेयर करता हूं जो बनी है, और वो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है। यानी उससे तो ये लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान में एक यरगमाली किस्म का इलेक्शन हो रहा है और कुछ लोगों को लाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे इलेक्शन की क्या अहमियत है? और मैं आपको बताऊं, अगर आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप समझिए आप अपने लिए नए मसाइल पैदा कर रहे हैं, और सिर्फ सियासी मसाइल नहीं पैदा कर रहे, आप इंतजामी, आप कानूनी, और आप अपने एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नए मसाइल सिक्योरिटी के जनरेट होंगे। और ये जो जिस तरीके से अदलिया इस्तेमाल हुई है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब का तर्ज अमल था, और जिस तरीके से तय कर लिया गया था कि किसी भी सूरत में उनको रिलीफ नहीं देना, ये फैसले भी अदालती नजीर में कोई नए नहीं है। हमारी अदालती तारीख है, नजरिया जरूरत की, नजरिया कानून की, उसके तहत हम किसी की हिमायत में और किसी की मुखालफत में पेश रहे हैं, और अब भी हमने वो खेल खेला है। और इलेक्शन कमीशन जिस हद तक आगे गया, उसी से जाहिर हो जाता था कि उनका खेल जो है वो क्या है, और किसी तरीके से उनको निकालना था। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, अभी अदालत का फैसला आया नहीं था, उससे पहले ही बैलेट पेपर का काम शुरू हो चुका, उससे पहले ही जो है वो दफातर बंद हो गए, उससे पहले ही रिजेक्शन शुरू हो गई। और अभी भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कई फैसले इल्तवा में पड़े हुए, महफूज हैं, लेकिन नहीं सुनाए जा रहे। तो मेरा मतलब है कि अब इस तरह के इलेक्शन में, इस तरह के इलेक्शन की अगर बारात के दूल्हा वो बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब तो जरूर बने, लेकिन वो खाकान अब्बासी का जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, डकैती की सूरत में मिलने वाला इक्तदार जो है ना, वो आपको ज्यादा लंबा लेके नहीं चलेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपकी लेजिटिमेसी को चैलेंज भी करेगा, और आप पर एक बहुत बड़ा सियासी बोझ भी रहेगा। और जो भी हुकूमत बनेगी उसके ऊपर ये बोझ रहेगा। अच्छा, अब इसका खेल का एक दूसरा रुख भी समझ लें। ये जो सेनेट के अंदर करारदादें पेश होती रही हैं, मैं बार बार कहता था ये आइसोलेशन में पेश नहीं हो रही है, इनके पीछे कोई ताने बाने हैं। और आप देखिए कि वो करारदादें 3 आ गई, एक खत भी लिखा गया, और अभी भी ये कोशिशें हो रही हैं कि जी इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि जिस तरह के नताइज हम चाहते हैं वो नताइज नहीं मिल पा रहे, उसके लिए काफी हद तक हमें और नीचे जाना पड़ेगा। अभी आप ये दुआ करें सलमान भाई, अभी आप ये दुआ करें कि ये जो अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, इसको लिंक ना कर दिया जाए पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शंस के लिए। देखें भाई, बात यह है, अगर आपने इलेक्शन को पोस्टपोन करना है, तो अगर कोई जवाब ना भी हो तो जवाब पैदा कर लिए जाते हैं। मैं आपको अभी बताता हूं, मिसाल के तौर पे अभी आप अज्यूम करें इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात आ जाए ना, सबसे पहले जरदारी साहब आएंगे, हमायत करेंगे, फजलुर रहमान साहब हमायत करेंगे, पीएमएलएन के अंदर से एक धड़ा हमायत करेगा, और कोई पता नहीं है आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में से कुछ लोग इनफरादी सतह पर एक और नई रेजोल्यूशन ले आएंगे। ठीक है ना जी। अच्छा, ये सारी सूरत हाल जाहिर करती है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। कल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, बड़े खास आदमी थे जो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो मुझे बता रहे थे कि भाई एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ये बहस चल रही है कि जिस किस्म का सिनेरियो हमने बना दिया है, इस तरह के इलेक्शन का सारा बोझ हम पर पड़ेगा, और हम पर ये सारी जिम्मेदारी पड़ेगी कि ये सारा क्राइसिस हमने पैदा किया है, तो हमें इससे बाहर निकलना है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन जो है वो एक रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं सोसाइटियों। अगर आपने रेजोल्यूशन के मुकाबले में नए कॉन्फ्लिक्ट्स को जनरेट करना है, नए तनाजों को पैदा करना है, नई दुश्मनियों को पैदा करना है, वो जो इमरान खान साहब ने वो जो आयत शेयर की है ना कि अपनी दुश्मनी में इंसाफ के तकाजों को मत भूलो, यानी मतलब यह है कि हमारे यहाँ तो ये इस वक्त एक जिद बन चुकी है ना मुकाबले की और बदले की, ये सियासी जमातों के अंदर भी है। अभी जो मरियम का लबो लहजा आपने ओकाड़ा के जलसे में देखा है, उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कितनी नफरत है उनके अंदर, कितना गुस्सा है उनके अंदर, और कितनी मुकाबलेबाजी है उनके अंदर।
और फिर वो कह रही है कि जी निशान लेना हो तो आप हमसे रुजू कर लेते, यानी इलेक्शन कमीशन इनके घर की लौंडी है जिनकी बांधी है, अब वो कह रही है कि हमसे आप रुजू कर ले। यानी इस किस्म की गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है, और जिस किस्म के अंदाज इस वक्त पीएमएलएन ने इख्तियार किए हुए हैं, वो उसके बावजूद भी आप देखिए फैसला पीटीआई के खिलाफ आया है, गुस्सा पीटीआई को होना चाहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन पीएमएलएन के अंदर नजर आ रही है। उनको भी पता है कि खेल के ताने बाने जो है ना जैसे बने हैं वो हमारे लिए भी मसाइल पैदा करेंगे। फिर आपने एक नया फार्मूला तय कर दिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सर, आइंदा किसी भी सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर बेदखल किया जा सकता है। जो आज आपने पीटीआई के खिलाफ अपना गड़ा खोदा है, कल आप उसमें जाएंगे, क्योंकि यहां तो आपको पता है पर्चियों की बुनियाद के ऊपर पार्टियां मिली हैं लोगों को सर, वसीयतों की बुनियाद के ऊपर पार्टियां मिली हैं, और जो इस बुनियाद पे कल वो किसी और के खिलाफ हथियार होगा। मैं तो देखें बड़ा सिंपल सी बात कर रहा हूं, इस पूरे खेल में जो पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है, जमहूरियत का मुकदमा कमजोर हुआ है, आइन का मुकदमा कमजोर हुआ है, कानून की हुक्मरानी का मुकदमा कमजोर हुआ है, सियासत का मुकदमा कमजोर हुआ है, और आम आदमी का मुकदमा कमजोर हुआ है। अब ये जो आम आदमी के पास एक ऑप्शन था कि वो अपनी मर्जी से, वो जो आर्टिकल 17 है कि अपनी मर्जी से अपने वोट की बुनियाद पे किसी भी सियासी जमात को का इंतखाब कर सकता है, वो आपने खत्म कर दिया। अब आपने कहा कि जी नहीं, कोई जमात नहीं है, और इनकी इंफरादी हैसियत को भी आप कबूल नहीं कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं, मैं कई कैंडिडेट को जानता हूं जो हमारे हलकों के अंदर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो रुपोश है सर, वो सामने आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो मेरा मतलब है ये सारा सिनेरियो से कौन सी पाकिस्तान की जमहूरियत की खिदमत हो रही है, कौन सी इंतखाबात की खिदमत हो रही है, और कौन सी, अच्छा फिर आप देखिए इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसमें वो जो सलमान अकरम राजा ने बात की है ना, पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी भी मुजरिम है, पूरी की पूरी वकला बरादरी भी मुजरिम है। क्योंकि देखिए आपकी, देखिए जमहूरियत वहीं ग्रो करती है जहां इंडिपेंडेंट वॉइसेस की अपनी कोई अहमियत होती है। अब वो इंडिपेंडेंट वॉइसेस में भी बेशुमार लोग इमरान खान दुश्मनी में गिरफ्तार है। ये सिर्फ पिछले चंद दिनों में जो लोगों ने ट्वीट की, जिसमें मैं भी शामिल था, तो एचआरसीपी ने कुछ प्रेस रिलीज जारी की है बस, ठीक है ना। अब बाकी सारी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो खामोश होकर बैठी हुई है, तमाशा देख रही है, या तो खुश है या बेबस है। इसी तरह से वकला बरादरी के अंदर जो तकसीम है वो भी हम देख रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि ये इस तरह से सियासी जमातों को खत्म करना, उनको कुचलना, मैंने पहले भी कहा था कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं आप जरूर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लें, वो गलत हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके नाम को बुनियाद बना के पूरी पार्टी का वजूद खत्म कर देना, पूरी पार्टी को इलेक्शन पॉलिटिक्स से आउट कर देना, उसका मतलब है कि ये तो सारा जी जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। हाँ, और साथ साथ ये भी मुझे बताएं कि एक तो वैसे मैं आपको बताऊं कि आपको शायद पता ही है कि एक जीआईटी बना दी गई है, इसलिए हमें जरा बहुत मोहतात होकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। काजी फायज ईसा साहब के मुतालिक बात करते हुए हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, और उन्होंने ये कह दिया जी कि जो भी इसमें सोशल मीडिया में लोग इस पे काम करेंगे उनको हम उड़ा के रख देंगे, और हाँ वो सिर्फ अगर पीएमएलएन के लोग हैं तो उनको इजाजत है, वो जिसके मुतालिक चाहे जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। किसाना साहब बात यह है कि जजिस के फैसलों पे तनकीद तो हो सकती है, तज़हीक के पहलू की तो मैं भी हमायत नहीं करता। और ये सिर्फ मसला, अच्छा ये मसला जी देख लिया, मसला सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिस फाइज ईसा की या जजों की इस फैसले के ऊपर तज़हीक हो रही है। इससे चंद दिन पहले आपको याद है ना पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ क्या कुछ हुआ था। उस वक्त तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई सो मोटो नहीं लिया। अच्छा उससे पहले जस्टिस बंदयाल के खिलाफ जो कुछ हुआ, जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ जो कुछ हुआ, जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ जो कुछ हुआ, उस वक्त तो कोई नहीं बोल रहा था। उस वक्त तो हमारे जर्नलिस्ट भी बड़े बढ़ चढ़ के माशाल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा अब जरूर करें, मैं कहता हूं ये भी गलत है वो भी गलत है, आप जजेस के फैसलों पे तनकीद करें, उनकी तज़हीक का पहलू मत निकालें, लेकिन जब आपने उनके खिलाफ एक्शन लेना है जो लोग ये काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें भी आप ऑनेस्टी का रवैया इख्तियार करें ना। सबके लिए यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं हो जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर क्या कीचड़ नहीं उछाला गया, मुझे बताइए। तो मेरा मतलब है फिर सबके लिए यकसा पॉलिसी लेके आए। और वैसे भी सोशल मीडिया के बारे में मैं तो हमेशा से कहता हूं कि इसके अंदर जो है माशाल्लाह फेक अकाउंट भी बहुत है, और इसमें एक प्रोपेगेंडा कैंपेन का भी बहुत हिस्सा होता है। ये सब चीजें हैं, इसको ठीक होना चाहिए, लेकिन फिर पॉलिसी सबके लिए यकसा होनी चाहिए। लेकिन अब ये ना हो कि इसको बुनियाद बनाकर अब आप एक और जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा एक बड़ा सिंपल
लोगों की सर जुबानबंदी के लिए। हमारा एक सिंपल से हिकमत अमली होती है, किसी भी वाक़े के ऊपर एग्रेशन शो करके एक ताकत का इस्तेमाल करना है। हम उसको निगोशिएट करके, हम उसको डायलॉग करके, हम उसको अंडरस्टैंड करके, दो तरफा गुफ्तगू करके चीजों को रिजॉल्व करने के आदी नहीं है। हम तो नए नए तनाजात को पैदा करने का बड़ा हुनर रखते हैं सर, उसका बड़ा फन है हमारे पास, बड़ी सलाहियतें हैं हमारे पास, और हम इसके बारे में बड़े काबिल लोग हैं। तो इसलिए ये रियासत के क्राइसिस को बढ़ा रहा है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का इस वक्त क्राइसिस रियासत का क्राइसिस बनता जा रहा है, और रियासत जिस वक्त तक अपने आप को दुरुस्त ट्रैक के ऊपर नहीं लेके आएगी, ना आपकी सियासत दुरुस्त होगी, ना आपकी मईशत दुरुस्त होगी, ना आपकी जमहूरियत दुरुस्त होगी, ना आपके आइन और कानून, और ना आपकी सिविल सोसाइटी ग्रो कर सकेगी। अच्छा, आखिर में जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शंस का इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है उसके तमाम कैंडिडेट्स में वो अब आज़ाद लड़ेंगे और उनको मजबूर कर दिया गया है, तो इस पे कुछ लोगों ने मुझे लिखा है और उन्होंने कहा जी कि जो लोग भी इंडिपेंडेंटली अब इलेक्शन लड़ेंगे उनसे एक मेल इन किस्म का एक एग्रीमेंट करवाया जाए, उनसे एक अनाउंसमेंट करवाई जाए कि जी वो जब वो जीत के आएंगे तो पीटीआई के तौर पर भी काम करेंगे और साथ पीटीआई की जो पॉलिसीज होंगी उनको भी फॉलो करेंगे। एक तो ये चीज, और दूसरा मैंने आज देखा कि एक वीडियो मैंने देखी जिसमें लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों से, कैंडिडेट से कुरान पाक पे हल्फ लेना शुरू कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो चीजें हैं इसका सदेबाब, जाहिर है कि ये सिचुएशन तो हमारे अदलिया के फैसलों की वजह से हो रही है ना, लेकिन अब क्या इसका सदेबाब हो सकता है? देखिए, बात ये है कि जब ये लोग जीत कर आएंगे तो क्या इनको दोबारा पीटीआई के अंदर एक्टिव होने दिया जाएगा? एक सवाल। जिन लोगों ने उनको इस हाल तक पहुंचा दिया है, क्या वो अगले रास्ते में उनको कोई रास्ता देने के लिए तैयार होंगे? ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। अगर उस ये तक डिपेंड पीटीआई कायम करता है, रही तो। हाँ, और सर ये डिपेंड करता है कितनी बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकलता है और कितनी बड़ी तादाद में वो पीटीआई प्लस आजाद उम्मीदवारों को जिताता है। अगर ये नंबर बहुत ज्यादा हुआ तो शायद एक और रिस्पॉन्स हो, अगर ये नंबर कम हुआ तो फिर इनको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप भी फला फला पार्टियों का हिस्सा बन जाए। अच्छा, अब मुझे कुछ लोगों ने कहा जी ये लोग वफादारियां तब्दील कर लेंगे आगे जाकर जीतने के बाद, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तो फिर वही बात हुई कि असर के वक्त रोजा तोड़ने की बात है। यानी इतना कष्ट काटने के बाद अगर आपने ये करना था तो ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन हर तरह की पॉसिबिलिटीज जो है वो मुमकिन है, इम्कानात का खेल है। लेकिन मुझे जाती तौर पे लगता है कि जितना 9 महीनों में इन सब लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने अपने आप को खड़ा रखा है, वो आगे भी खड़ा रख सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि रियासती पॉलिसी क्या होगी। रियासती पॉलिसी एज जमात उनको ओन करने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर रास्ता निकल आएगा, अगर वो नहीं है तो फिर वो पार्टी को देखे ना। अभी आपने उसकी बात की है मंसूर अली खान की, अगरचे एक और तर्जुमान जो है कामरान शाहिद साहब, उन्होंने तरदीद कर दी है, क्योंकि वो भी तर्जुमान ही है ना जी, तो वो उन्होंने तरदीद कर दी है। हाँ जी, वो उन्होंने तरदीद कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि ये बातें तो, अब इसमें एक और भी पहलू आ गया ना। अगर मंसूर अली खान की बात मान लें तो वो जो कहा गया था कि आइंदा हमारा सियासी मामलात में कोई अमल दखल नहीं होगा, ये तो उसका रिफ्लेक्शन है कि अमल दखल रहेगा और हम किसी सूरत में उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। ये तो खुद इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के बारे में अपना रिएक्शन शो करे, अपना रिस्पॉन्स शो करे कि ये कौन लोग हैं जो हमारे ऊपर बैठ के ये तर्जुमानी करते हैं कि जी हमने ये तय कर लिया। अगर ये जो तर्जुमान बने हुए हैं सलमान भाई, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी अब कहाँ पे चली जाएगी जब ये पता चलेगा कि तरदीद आ गई है? ये तो हमारे यहाँ बाजे की बुनियाद के ऊपर जर्नलिज्म होती है, उस पर तो सिर्फ मातम ही किया जा सकता है ना। और ये कोई एक थोड़ी है, कई लोग हैं और जो अपने आप को बहुत बड़ा देखे ना। हमारे यहाँ तो मैंने आपको बताया, ये जो गुफ्तगू हो रही थी कि मैंने फैसल वाडा की और राजा रियाज की कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं होगा, ये तो हमारे कई जर्नलिस्टों ने भी हमें यहाँ पे बैठ के दावे किए थे कि ये ऐसा होगा, क्योंकि वो भी माशाल्लाह उनको भी कहीं ना कहीं से खबर तो होती है ना, पता तो चलता है ना। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई है इस अदालती फैसले के बाद, वो वुकला हजरात या वो जर्नलिस्ट हजरात या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या जो हमारी सिविल सोसाइटी और मीडिया से जुड़े हुए लोग थे, जिनको बड़ी खुशफहमी थी जुडिशरी से और जिनको बड़ी खुशफहमी थी हमारे चीफ जस्टिस के बारे में, वो भी काफी जो है ना उनको एक्सपोज हुए हैं और उनकी तनकीद भी सामने आ गई है कि जिस तरीके से जुडिशरी जो है उसने रोल प्ले किया है, उसकी किसी ने हमायत नहीं की है। और मैं ये समझता हूं कि ये प्रेशर जो है जुडिशरी पे भी बढ़ेगा और एस्टैब्लिशमेंट भी रहेगा कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है अल्टीमेटली उसका मलबा जो है वो इन्हीं लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।